द चैप्टर इज़ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में जो इतने साल तक रूल किए उसका एक्चुअली क्या असर हुआ सोसाइटी पे। ब्रिटिश एरा को इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इवेंटफुल एरा माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था हर फील्ड में, सोसाइटी में, मतलब एजुकेशन में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कास्ट सिस्टम, मतलब बहुत सारा इविल प्रैक्टिसेस था जो हटाया गया था। कंडीशन ऑफ विमेन में बहुत चेंजेस आया था, विमेन के कंडीशन में। तो इस तरह का था। बहुत सारा पाठशालाज, मकतबाज, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और टोल्स और मद्रासाज, ये सब बनाया। इंडिया में एजुकेशन पहले इस तरह से कराया जाता था। ये सब हम लोग पढ़े हैं कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स में पढ़ाया जाता था उस तरह से। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सब चीज़ चेंज होने लगा। ब्रिटिशर्स के आने के पहले पढ़ाई का मतलब था कि लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था, रिलीजियस प्रीचिंग्स रहता था, और थोड़ा बहुत अरिथमेटिक का टेबल वगैरह सिखा दिया जाता था। ज़्यादातर संस्कृत, अरबिक, पर्शियन ये सब था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत बदलाव आया। तो एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, ये फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को पढ़ाना क्यों चाहते थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू मेक प्रॉफिट एंड नॉट टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटिंग इंडियंस। अब जब वो लोग इंडिया में रूल कर रहा है तो बहुत सारा पेपर वर्क है, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो संभालना पड़ता है। हर चीज़ के लिए अगर वो लोग अपने कंट्री से ऑफिशियल्स को रखेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, एक्सपेंसिव पड़ता उनको। तो वो लोग चाहते थे कि ऐसे एडुकेटेड इंडियंस होने चाहिए जो हम सस्ता में हम लोगों का काम कर दें, लेकिन हम लोगों का बात भी माने। तो इस वजह से वो लोग चाहते थे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश स्कूल्स वगैरह अगर खुले तो फ़ायदा होगा उन लोगों को। ये उन लोगों का मोटिव था, प्रॉफिट का। वो लोग भलाई नहीं चाहते थे इंडियंस का। तो कुछ कुछ एफर्ट्स वगैरह फिर भी लिया गया था, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये पहला सिग्निफिकेंट स्टेप था। इसके अंडर में 1 लाख रुपीज़ एडुकेशन के लिए अलॉट किया गया था। तो उस टाइम का 1 लाख बहुत होता है। जैसे द हिंदू और द एल्फिंस्टन कॉलेजेस वेर एस्टैब्लिश्ड। हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में, जो अब मुंबई हो गया। तो ये सब उस पीरियड पे फिर ओपन हुआ था। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस्ड इंग्लिश एडुकेटेड इंडियन एलिट क्लास। मतलब इंडियन एलिट क्लास तो पैसा वाले लोग ही पढ़ते थे। हु एप्ड वेस्टर्न एटिकेट्स, ड्रेस एंड ईटिंग हैबिट्स। तो उन लोग का सारा प्रोफेसर्स उन लोगों के सारे ब्रिटिश, तो वो लोग वेस्टर्न कल्चर को, स्टूडेंट्स वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लग गए। उनके तरह उठना बैठना, खाना पीना, इंग्लिश बोलना, सब कुछ। तो ब्रिटिशर्स को यही चाहिए था, साइकोलॉजिकल स्लेवरी। पैसा वाले लोगों को वो लोग फिजिकल लेबर तो उन लोगों से करवा नहीं सकते कि तुम लोग फील्ड में काम करो, या उस तरह से स्लेव बना नहीं सकते। तो वो लोग उन लोगों को साइकोलॉजिकल स्लेव बना रहे थे। इन 1835 थॉमस मैक्यूले, member of Legislative Council, said we must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste and opinion. तो थॉमस मैकेले का बोलना था कि हम लोगों को एक ऐसा क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास एज इन ग्रुप ऑफ पीपल, जो हम लोग, मतलब जो रूल कर रहे हैं, तो अस, एंड द होम वी गवर्न, और जो करोड़ों लोग हैं जिन पे हम लोग राज कर रहे हैं, मतलब इंडियंस पे। तो हम लोग और इंडियंस के बीच में वो बात वगैरह पहुंचाने का काम करे, इंटरप्रेटर का काम करे। तो ये जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ये लोग इंडियन होंगे, तो पुअर इंडियन इन लोगों का बात सुनेगा। लेकिन उनको हम लोग अपना तौर तरीका सिखा देंगे तो वो लोग हम लोग का बात समझेगा। तो ये था, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड, बाई ब्लड और बाई बर्थ वो लोग इंडियन होंगे, लेकिन उनका सब कुछ का टेस्ट, ओपिनियन, सब कुछ एक इंग्लिश पर्सन के जैसे होगा। ये तभी पॉसिबल था जब वो लोग एक इंग्लिश कल्चर में उन लोगों का अपब्रिंगिंग होगा। तो स्कूल और कॉलेजेस के थ्रू ही पॉसिबल था। तो ब्रिटिश डिसाइड किया कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई इंडिया में ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसके बेसिस पे 2 कैटेगरी हो गया, ओरिएंटलिस्ट्स एंड एंग्लिसिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट्स का मानना था कि ट्रेडिशनल सिस्टम में पढ़ाया जाए, जैसे पहले संस्कृत, पर्शियन, इन सब में पढ़ाया जाता था, वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन एंग्लिसिस्ट्स का मानना था कि पढ़ाई लिखाई का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए।
लॉर्ड मैकेले तो ऑब्वियसली एंग्लिसिस्ट्स को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो तो इंग्लिश के फेवर में ही थे। तो वो सोचते थे कि अगर इंडियंस इंग्लिश सीख जाएगा तो वो लोग एक लिंक के जैसा काम करेगा बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, और चीप लेबर प्रोवाइड करेगा ऑफिसर्स के काम के लिए। He also believed that teaching of Western education through English as a medium would civilize the people of India. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि इंडियंस सिविलाइज्ड नहीं है, तो उन लोगों को लगता था कि इंग्लिश में पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका कल्चर और अच्छा होगा, उनका टेस्ट वैल्यू ये सब चीज़ सब डेवलप होते जाएगा धीरे धीरे ब्रिटिश कमोडिटीज़ के प्रति, और जो कि बहुत हद तक हुआ भी था। Wood's Dispatch of 1854, issued by Charles Wood, made major changes in the education policy of the British. It gave detailed plan for separate department of education. Education के लिए अलग सा डिपार्टमेंट बनवाया गया था। Universities were set up at the presidency towns of Bombay, Calcutta and Madras. टीचर्स को ट्रेन करने का इंस्टीट्यूट बनाया गया था और वर्नाक्यूलर स्कूल्स वगैरह भी खोला गया था। In 1882, Hunter Education Commission was appointed to look into the non-implementation of Wood's Dispatch. फिर ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद एक और कमीशन बनाया गया ये देखने के लिए कि वुड्स डिस्पैच में जो भी काम नहीं हुआ, अधूरा था, उसको पूरा करने का। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, मिशनरीज, इन सबका वर्क को स्पीड अप करवाने के लिए लॉर्ड कर्जन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, revised the whole system of education because he believed that educational institutions in India were producing political revolutionaries. लॉर्ड कर्जन ये देखे कि ब्रिटिशर्स को पढ़ाना, इंडियंस को पढ़ाना लिखाना ब्रिटिशर्स पर महंगा पड़ रहा है क्योंकि वो लोग पढ़ लिख कर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इंडियंस को पढ़ाने से पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज का बर्थ हो रहा है। तो फिर वो एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 पास किए जिसके अंडर में हर कोई हायर एजुकेशन के लिए परस्यू नहीं कर सकता था। इससे बहुत इंडियंस चिढ़ गए थे। ऑन द होल यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया वॉज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश। तो अभी तक समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स खाली अपना फायदा के लिए पढ़ा रहे थे। जब उन लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों के हित में नहीं है, फेवर में नहीं है, तो वो लोग वो पॉलिसी चेंज कर दे रहे थे। लेकिन वर्धा एजुकेशन स्कीम जो गांधी जी के द्वारा इनिशिएट हुआ था, ये एक अच्छा स्कीम था। इसके अंडर में गांधी जी का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन से एक इंफीरियोरिटी का फीलिंग आ रहा है इंडियंस में, वो लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, स्लेव हो जा रहे हैं वो लोग ब्रिटिशर्स के। तो एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर अच्छा वैल्यूज़ भी सिखाया जाए, जैसे ट्रुथ, गुडनेस, जस्टिस, सेल्फ रेस्पेक्ट हो लोगों का, और इज्जत हो, डिग्निटी हो अमंग द इंडियन मासेस। In 1943, the British appointed John Sargent to prepare a national system of education. उसके अंडर में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। Most of the recommendations of this plan were implemented by the government of India after independence. तो ये सब स्कीम वगैरह ठीक है डेवलप होते गया, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स कभी इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। तो फाइनली इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद ही ये सब हो पाया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ब्रिटिशर्स के पढ़ाई लिखाई का क्या इंडिया में पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? लोग जब इंग्लिश सीखे तो उन लोगों में एक यूनिटी आया। तो इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। क्योंकि सब अपना लोकल लैंग्वेज में बात करेगा तो दूसरे जगह जाकर फिर वो लोग कौन सा भाषा में बात करेगा? साउथ इंडियंस लोग तमिल, मलयालम, कन्नड़ में बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियंस हिंदी और अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो जब एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन आपस में मिलेगा तो वो लोग अपना आइडियाज़ कैसे एक्सचेंज करेगा? एक कॉमन लैंग्वेज भी तो होना चाहिए ना। तो वो लैंग्वेज इंग्लिश था। तो इससे लोगों को, वो लोग अपने रीजनल प्रिजुडिसेस से बाहर आए। उन लोगों को इंडिया का दूर दूर का हिस्सा अब समझ में आने लगा, दूर के लोगों का प्रॉब्लम्स, एक कनेक्टिविटी होने लगा। अब वो लोग इंडिया को एक मदरलैंड के जैसे ट्रीट करने लगे। इसके कारण लोगों में नेशनलिज्म आया। पहले था कि नहीं, मेरा स्टेट फ्री होना चाहिए, मेरा प्रोविंस फ्री होना चाहिए, मेरा स्टेट या मेरा प्रोविंस फ्री होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हट गया।
It created awareness about the ideals of equality, liberty, fraternity and democracy. पहले लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये सब चीज़ क्या होता है, कि डेमोक्रेसी क्या है, कि हम लोग अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट भी है. लेकिन जब वो लोग बुक्स वगैरह पढ़े, इंग्लिश पढ़े, तो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जाने, वहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तब उन लोगों में ये सब क्वालिटीज़ आया, आइडियाज़ आया. इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. इंडियंस को ये समझ में आया कि उन लोगों का सोसाइटी में चेंजेस का बहुत ज़रूरत है. और एजुकेटेड विमेन लाइक सरोजनी नायडू जॉइंड द नेशनल मूवमेंट. इस तरह से बहुत सारी विमेन थी जो नेशनल मूवमेंट ज्वाइन की. तो ये सारा ब्रिटिश एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है. नाउ कम्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ये एजुकेटेड इंडियंस और रेस्ट ऑफ द इंडियंस में एक डिवीजन बना दिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था. तो जो पढ़ पाए वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लग गए. लोकल लिटरेचर, इंडिजीनियस लिटरेचर इग्नोर होने लग गया. ब्रिटिश टेक्स्ट बुक ग्लोरिफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी. ऑब्वियसली उन लोगों का टेक्स्ट बुक में तो उन लोगों का तारीफ होगा ही. एजुकेशन बिकेम द प्रायोरिटी ऑफ दोज हु कुड अफोर्ड इट एंड हेंस ओनली द रिच इंडियंस बेनिफिटेड. सिर्फ अमीर इंडियंस ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए. During the British period, आर्य समाज made a great contribution in the field of education. बहुत सारा स्कूल्स, कॉलेजेस, गुरुकुल्स इस तरह से खुला. दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल एट लाहौर सबसे पहला डीएवी स्कूल था. अब तो डीएवी का बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस हो गया ऑल ओवर इंडिया में. तो ये पूरा एजुकेशन इम्पैक्ट था. अब हम लोग सोशल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ब्रिटिश रूल का. तो ब्रिटिशर्स को इंडिया का कस्टम, ट्रेडिशंस और कल्चर नहीं पसंद था. वो लोग इंडियंस को बारबेरियंस मतलब अनसिविलाइज्ड पीपल, पहले ज़माने के इन्फीरियर्स समझते थे, तो डिस्क्रिमिनेट करते थे. इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस इंडिया को इविल प्रैक्टिसेस से, सुपरस्टिशन से और गलत रिचुअल से फ्री कराना चाहते थे. तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती. ये सब इंडिया से इविल्स को हटाना चाहते थे. तो एक जैसे सती सिस्टम था, इसमें एक विडो को, जिसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो उस विडो को भी अर्थी में बैठ जाना पड़ता था. वो खुद अपने आप को जला देती थी अपने हस्बैंड के साथ ऑन द फ्यूनरल पायर. तो ये बहुत बुरा सिस्टम था, बिकॉज एक इंसान जिंदा जल रहा है. It was abolished in 1829 by the Governor General William Bentinck at the insistence of Raja Ram Mohan Roy, a social reformer and a crusader for the cause of women. फिर एक था फीमेल इन्फेंटिसाइड, जहां गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज, जहां चाइल्ड मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एज अर्ली एज 1 or 3 years of age was banned. सोचो 1 से 3 साल के बच्चों का शादी करा दिया जा रहा है, तो ये बैन हुआ. फिर शारदा एक्ट में एज को बढ़ाकर 18 ईयर्स लड़कियों के लिए और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स किया गया. इट अप्लाइड टू ऑल पीपल लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया एंड नॉट ओनली हिंदूज. तो ये एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था, और हिंदूज और मुस्लिम के विमेन ग्रुप के लिए ये एक बहुत बड़ा जीत था, जो लोग भी चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे. फिर विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1856. ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट के कारण हो पाया है, जिनका मानना था कि विडो को भी रीमैरी करने का हक होना चाहिए. अप टू 1920 ओनली द एनलाइटेंड इंडियन मेन वर्कड फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. 1920 तक खाली पढ़े लिखे लोग ही ये सब चीज़ का काम करते थे, कि इंडियंस को समझाना कि ये जो हम लोग सालों से मानते आ रहे हैं, ये गलत रिचुअल है. They not only opposed discrimination against women, but also dedicated their lives to the cause of religious and social reforms. Later on, बहुत सारी educated women भी इन सब reforms को join की. And in 1927, an all India Women's Conference was organized. Gradually, the Indian society came to accept equality of men and women. आज भी पूरा तरह से accept नहीं हुआ है. बहुत सारे विलेजेस में और स्मॉल एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन मोर और लेस इस चीज़ को मान लिया गया है. और भी रूल्स ऐसे आते रहता है जिससे इक्वालिटी फर्दर प्रमोट किया जा रहा है.
We'll continue the rest of the chapter in the next video.